गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिजनेस लॉ में पार्ट 1 के लिए जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अथवा प्रत्याभूति के अनुबंध जिन्हें हम कहते हैं, जो कि सेक्शन 126 से लेकर 147 तक संबंधित है। क्योंकि गारंटी के अनुबंधों की जहाँ ओरिजिन या उनके उद्गम की बात आई, व्यापारिक क्षेत्र का जैसे जैसे एक्सटेंशन और उसका एक्सपेंशन होने लगा तो लेन देन को सुरक्षा हेतु या दायित्वों के यथासंभव परफॉर्मेंस हेतु, किसी के आचरण व्यवहार के संबंध में या ऋण चुकाने हेतु या भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु गारंटी के अनुबंध की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यानी कि एज ए क्रेडिटर वो एंश्योर चाहता है कि भाई मेरे द्वारा जो माल बेचा गया है या किसी को उधार धन दिया गया है उसकी वापसी सुरक्षित हो मुझे। तो उसी को लेकर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस किए गए। तो सबसे पहले लेट अस टू नाउ अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अंडर सेक्शन 126 के अकॉर्डिंग गारंटी के अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से है जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति से किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में उसके वचन का निष्पादन करने या उसके दायित्व को पूरा करने का वचन देता है। वी कैन से ए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी एक व्यक्ति या वचनदाता द्वारा दूसरे व्यक्ति की किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा होने वाले डिफॉल्ट पर जब दूसरे वचन या पक्षकार द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, यानी A advances a loan to 10,000 of rupee 10,000 to B and C promises, यानी कि A जो B को 10,000 रुपये का लोन देता है और 100 उस पर अपना वचन देता है कि यदि B उस रिपेमेंट या लोन ऑफ रिपेमेंट ऋण को नहीं चुकाता है तो उस स्थिति में यानी मैं उसके लिए लाइबल रहूँगा, यानी सी उसके लिए लाइबल होगा। दिस एक्ट ऑफ गारंटी इट इन्वॉल्व्स 3 पार्टी, नेमली नंबर 1 श्योरिटी, जिसे हम प्रतिभूति कहते हैं। ए पार्टी हु गिव्स द गारंटी, जो पक्षकार गारंटी देता है या प्रत्याभूति देता है वो श्योरिटी कहलाता है। ई श्योरिटी इज ए पर्सन गिविंग ए गारंटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यानी गारंटी के अनुबंधों में जो एक पक्षकार गारंटी या जमानत देता है या प्रतिभूति देता है वो श्योरिटी कहलाता है। और उस स्थिति में यानी कि उसके दायित्व कब उत्पन्न होंगे, जब जो प्रिंसिपल डेटर है, जो मूल ऋणी है या जिसने माल उधार लिया है या उधार पैसा लिया है, वो यदि अपने भुगतानों का पे करने में विफल रहता है तो उस समय श्योरिटी के दायित्व उत्पन्न होते हैं। सेकंड वन, प्रिंसिपल डेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। यानी प्रिंसिपल डेटर जिसके वह मूल ऋणी है जो जिसके पक्ष में गारंटी दी गई है। इसके बाद क्रेडिटर्स टू हुम द गारंटी इज गिविंग, यानी इसके बाद ऋणदाता वह व्यक्ति है, यानी कि मूल ऋणी वह व्यक्ति है जिसके पक्ष में गारंटी दी गई है। और क्रेडिटर टू हुम द गारंटी इज गिवन, जिसको गारंटी दी गई है। तो फॉर एग्जाम्पल ए सप्लाइज गुड्स टू बी ऑन सी guaranteeing payment by B to A. This means that if B does not pay, C would be liable to pay. This is a contract of guarantee. Hence, B is the principal debtor and C is the surety and A is the creditor. हम इसको एक एग्जाम्पल के उससे समझा सकते हैं।
मान लो सपोज कीजिए ए पर्सन है, उसका दोस्त है बी। बी किसी सप्लायर के यहाँ जाता है और उससे सी सप्लायर है, उससे कहता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपीज़ का गुड्स क्रेडिट चाहिए, उधार चाहिए। बी ने सी ने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या गारंटी, आपके ऊपर क्या गारंटी है कि आप मेरा टाइमली रीपेमेंट कर देंगे। तो वो ऐसा है, मुझे किसी ऐसे पर्सन की गारंटी दीजिए, प्रतिभूति दीजिए, ताकि मैं, यदि आप मेरे माल के भुगतान 1 लाख रुपए को विफल करने में फेलियर रहते हैं तो मैं उस आदमी से कह सकूँगा। तो बी है जो अपने मित्र ए के पास जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे सी से कुछ माल उधार लेना है, तो उसके लिए मुझे आपकी गारंटी चाहिए। तो ए क्या करता है, वो सी से प्रॉमिस करता है कि भाई मैं, यदि बी 1 लाख का जो माल उधार दे रहा है, यदि बी उसका भुगतान करने में विफल रहता है, तो मैं यानी ए यहाँ मैं उसका भुगतान आपको कर दूंगा। तो सबसे पहले ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी किसकी होती है पेमेंट की? 1 लाख रुपए इसकी प्राइमरी जो लाइबिलिटी है, वो प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होगी? ए की यहाँ प्राइमरी लाइबिलिटी होगी। ए को सबसे पहले, ये बी को सबसे पहले यहाँ भुगतान सी को करना पड़ेगा। यानी प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है? बी की होती है। यहाँ बी है जो प्रिंसिपल, एक तरीके से बी है जो आपका यहाँ प्रिंसिपल डेटर, जिसे मूल ऋणी भी कहते हैं। बी प्रिंसिपल डेटर यहाँ होगा। सी इसके बाद क्रेडिटर होगा, यानी जिसे लेनदार या ऋणदाता भी हम कहते हैं, क्रेडिटर। सी मीन्स क्रेडिटर। क्रेडिटर यहाँ सी होगा, जिसे हम मूल ऋणी या लेनदार भी कहते हैं। और ए यहाँ श्योरिटी होगा। यानी प्राइमरी ड्यूटी जो है वो बी की ये बनती है कि यदि मैंने माल उसका उधार लिया है, तो जो स्टिपुलेटेड पीरियड, निर्धारित समय में उसका भुगतान सी को करूं। लेकिन ड्यू डेट पर यदि बी उसका भुगतान करने में फेल रहता है, तो उस स्थिति में सी जाके बोलेगा ए को कि भाई मुझे, तुम्हारा मित्र है जो उसने 1 लाख रुपए उसका भुगतान जो माल के अगेंस्ट मुझे करना था उसका भुगतान नहीं किया है, इसलिए आप मुझे वो भुगतान करें। तो उस स्थिति में जो श्योरिटी है ए उसका भुगतान करेगा। तो सबसे पहले प्राइमरी ड्यूटी किसकी होती है? प्राइमरी लाइबिलिटी है जो हम बात करते हैं, तो प्राइमरी लाइबिलिटी आपकी बी की बनती है कि वो 1 लाख का भुगतान करे। और इन केस ड्यू डेट पर यदि फॉल्ट हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो उस स्थिति में श्योरिटी की जो ड्यूटी होती है वो उसकी होती है सेकेंडरी लाइबिलिटी। सेकेंडरी लाइबिलिटी यानी कि यदि बी भुगतान नहीं करता है तो उस स्थिति में श्योरिटी यानी ए भुगतान करता है। तो उसी तरीके से यदि यहाँ गुड्स की बात कर रहे हैं हम, उसी स्थिति में यदि देखा जाए, यदि ए मिस्टर ए पर्सन है, उसका बी मित्र बी है, और वो ये सी, बी को 1 लाख रुपए की ज़रूरत होती है। वो कहता है कि भाई ऐसे ऐसे, वो सी के पास जाता है कि भाई मुझे 1 लाख रुपए दीजिए। सी बी को कहता है कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, एक गारंटर चाहिए। तो सिक्योरिटी में बी करता है, उसको गोल्ड कुछ यहाँ मॉर्गेज कर देता है, गोल्ड रख देता है, और बी सी को गोल्ड रख देता है, और उसका लगा था भाई प्रतिभूति मैं दिला दूंगा, गारंटी मेरा मित्र ए की गारंटी। तो श्योरिटी यहाँ ए हो जाता है, श्योरिटी ए, जैसा कि पहले हम डिस्कस करते होंगे। बी है जो प्रिंसिपल डेटर है यहाँ पी डी, और सी जो हमारा है वो क्रेडिटर है, सी मीन्स क्रेडिटर। यानी कि उस स्थिति में कुछ उसने गोल्ड रख दिया, तो गोल्ड एक तरीके से मॉर्गेज हो गया, और उसने 1 लाख रुपए दे दिए। तो उस स्थिति में यदि बी पेमेंट नहीं करता है, तो निर्धारित समय में यदि 1 लाख का पेमेंट नहीं करता है, तो उस स्थिति में लाइबिलिटी किसकी होगी? ए की श्योरिटी की क्रिएट हो जाती। लेकिन जो सी को जैसे ही ए के द्वारा पेमेंट कर दिया जाता है, जो उसने मॉर्गेज गोल्ड कर रखा है बी ने सी को, उस गोल्ड को भी रिटर्न किसको करना है? ए को करने का यहाँ उसका लाइबिलिटी होगी। यानी कि जो मॉर्गेज बी के द्वारा जो गोल्ड किया गया है, उस स्थिति में वो गोल्ड उसको लौटाएगा जैसे ही ए द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन हो सकता है यदि बी ने पार्टली 25,000 रुपये उसको पेमेंट किए, और बाकी का रेस्ट अमाउंट जो 75,000 है वो उसको द्वारा पे नहीं किया गया, तो उस स्थिति में ए का जो सेकेंडरी जो लाइबिलिटी होगी उसकी जो कितनी होगी, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड अमाउंट, वो 75,000 की होगी। तो उस स्थिति में यानी कि जो ए है
उसके जो श्योरिटी है उसके क्या अधिकार होने चाहिए। श्योरिटी के अधिकार हैं कि जो सी ने मॉर्गेज की हुई है, प्रिंसिपल डेटर की जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है उसको यहाँ लौटाए। इसके अलावा जो पार्टली पेमेंट उसने किया है उसमें से माइनस करते हुए बाकी का रेस्ट अमाउंट वो पेमेंट करेगा। तो सारे के सारे उनके बीच में देखा जाए तो 3 अनुबंध स्थापित होते हैं, यानी दोनों जो श्योरिटी है ए, बी और सी, इनके बीच में 3 अनुबंधों का निर्माण होता है। नंबर 1, पहला अनुबंध बी और सी के बीच में होगा, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर। सेकेंड वन बिटवीन सी एंड ए, सी एंड ए उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा जिसका मतलब क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। और थर्ड एग्रीमेंट होगा आपका, जो थर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा ए एंड बी के बीच में होगा, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। तो गारंटी के अनुबंध में 3 टाइप के ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट होते हैं, यानी तो हम बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट गारंटी है उसमें कितने पक्षकार हो सकते हैं। तो इसमें पक्षकारों की हमने बात कर ली। नंबर 1 एक श्योरिटी होता है। श्योरिटी मीन्स यानी कि प्रतिभू, यानी कि जिसने जमानत या गारंटी दी है। तो सामान्य अनुबंध में दो पक्षकार होते हैं, एक वचनदाता है वचनग्रहता, प्रोमाइजी एंड प्रोमाइजर। लेकिन जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की, तो उसमें 3 पक्षकार होते हैं। नंबर 1 श्योरिटी अथवा गारंटी देने वाला पक्षकार या व्यक्ति। इसके बाद प्रिंसिपल डेटर, मूल डेटर जिसके संबंध में गारंटी दी जाती है, एंड ऋणदाता क्रेडिटर जिसको गारंटी या जिसे गारंटी दी गई है उसे ऋणदाता या लेनदार कहते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो इसमें 3 अनुबंध होते हैं जैसा अभी आपको डिस्कस किया। 3 अनुबंध किस किस के बीच में होंगे। नंबर 1 पहला एक तो मूल ऋणी प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होगा। सेकंड जो एग्रीमेंट होगा एग्जीक्यूट होगा वो ऋणदाता क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होगा। और तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर या मूल ऋणी के बीच में होगा। यानी 3 तरह के अनुबंध होते हैं। अनुबंध अब कितने हो सकते हैं इसमें, अनुबंध की नेचर क्या हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑरल, यानी भारतीय अनुबंध अधिनियम अंडर सेक्शन 126 के अनुसार गारंटी के अनुबंध मौखिक भी हो सकते हैं और मौखिक होने के पर भी दैट इज दीज आर एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में भी रिटर्न, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो एक तरीके से रिटर्न होने चाहिए और ज़रूरी भी है। लीगल कॉम्प्लिकेशन उससे कम होता है। एक लिखित गारंटी से एक से अधिक प्रपत्रों में पाई जा सकती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लिखित भी हो सकते हैं। इसके अलावा वही जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, द कैपेसिटी ऑफ द पार्टी टू मेक द कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटीज ऑफ द पार्टी बिटवीन देर आर 3 पार्टीज है। नंबर 1 श्योरिटी, नंबर 2 creditors and number 3rd is principal debtor. They must have competent to make an contract, यानी कि तीनों के तीनों पक्षकारों के बीच में अनुबंध करने की जो क्षमता है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी इज मस्ट देयर। इसके बाद दायित्व अथवा ऋण का होना, देयर मस्ट बी लायबिलिटी और डेब्ट्स, यानी कि जैसे हमने एग्जांपल में बात की उसमें गुड्स था, वो उसकी लायबिलिटी जो उधार माल लिया था उसके अगेंस्ट में उसकी लायबिलिटी थी। तो यहाँ जो कंसिडरेशन की हम बात करते हैं, कंसिडरेशन के रूप में, यानी कि बी ने गुड्स लिया उसे 1 लाख था, तो कंसिडरेशन में बी को माल मिल गया और सी के कंसिडरेशन में मिला उसको ब्याज या उसका 1 लाख रुपए। लेकिन यहाँ बात करते हैं श्योरिटी, यानी कि ए और बी, ए को क्या मिला, इसमें ए के यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं थी, लेकिन ए को यह मानते हुए कंसिडर यह माना जाएगा कि ए के प्रॉमिस के फलस्वरूप ही सी ने उसको गारंटी दी है। तो यहाँ जो ए ने वायदा किया है वो उसका कंसिडरेशन होगा। तो लायबिलिटीज के संबंध में, यानी कि यहाँ एक तरीके से देयर मस्ट बी लायबिलिटी और डेब्ट्स, यानी कोई डेब्ट्स हो सकता है या कोई इस तरीके का कोई माल के अगेंस्ट में कोई इस तरीके की लायबिलिटीज होनी चाहिए। तो कंसिडरेशन का हमने डिस्कस कर लिया है। कंसिडरेशन भी एक दूसरे यहाँ देयर मस्ट बी कंसिडरेशन, लेकिन कंसिडरेशन ए श्योरिटी वाले केसेस में कंसिडरेशन नहीं हो, लेकिन उसके वचन को ही कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि ऋणदाता मूल ऋणी के लाभ
के लिए प्रतिभू द्वारा गारंटी देने पर उसे कोई धन या वस्तु सुपुर्द करता है अथवा कोई वचन देता है तो वह प्रतिभू के लिए गारंटी देने का पर्याप्त प्रतिफल माना जाएगा। यानी कि जब उसके कहने मात्र से ही किसी ने उसको 1 लाख दे दिए या उसको उधार माल दे दिया तो उसका वो प्रतिफल माना जाएगा, उसका प्रॉमिस ही प्रतिफल माना जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट वन इसका जो एलिमेंट्स है, मूल ऋणी की प्रार्थना पर गारंटी, यानी इसमें रिक्वेस्ट करता है, जो प्रिंसिपल डेटर्स है वो रिक्वेस्ट करता है कि प्रतिभू द्वारा जो गारंटी दी गई है वह मूल ऋणी की प्रार्थना पर दी गई है। यदि गारंटी मूल ऋणी की प्रार्थना पर नहीं दी गई है तो ऐसी दशा में अनुबंध वैध नहीं माना जाएगा। अतः गारंटी मूल ऋणी की प्रार्थना पर होगी। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर द श्योरिटी मस्ट गिव द कंसेंट, यानी कि मूल ऋणी उसकी रिक्वेस्ट पर ही गारंटी प्रतिभू दी जाती है। इसके अलावा प्रतिभू को दायित्व की उत्पत्ति, या अभी हमने जैसे डिस्कस किया एग्जांपल में, जो श्योरिटी है उसका सेकेंडरी लाइबिलिटी होती है, जबकि प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है, जो प्रिंसिपल डेटर्स है या मूल ऋणी है उसकी लाइबिलिटी होती है। यदि मूल ऋणी अपने वचन को या अपने लाइबिलिटीज़ को निष्पादन में फेलियर हो जाता है तो उस स्थिति में जो सेकेंडरी जो लाइबिलिटी है वो प्रतिभू या श्योरिटी की होगी। लेकिन प्राइमरी लाइबिलिटी की बात करते हैं तो वो लाइबिलिटी किसकी होगी, प्रिंसिपल डेटर की होती है। स्वतंत्र रूप से दायित्व स्वीकार करना गारंटी नहीं है। द लाइबिलिटी इंडिपेंडेंटली इज नॉट ऑफ द गारंटी। एक गारंटी या ठहराव तभी वैध माना जाएगा जब एक व्यक्ति पक्षकार द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति की त्रुटि की दशा में या उसके द्वारा अपने वचन का निष्पादन न करने पर या पूरा नहीं करने पर देता है की दशा में उसे वचन को पूरा करने का वचन देता है। यदि अनुबंध के अंतर्गत किसी दायित्व को स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट किया जाता है तो ऐसी दशा में उसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं कहेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है ऋणदाता द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट करना, डिस्क्लोज ऑफ द फैक्ट्स बाय द क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर्स को यदि इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल डेटर्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल फैक्ट्स पता है, उन मटेरियल फैक्ट्स को वो डिस्क्लोज करे प्रतिभू के सामने या श्योरिटी के सामने। इसके बाद गारंटी का अनुबंध प्रत्यक्ष या परोक्ष हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी डायरेक्ट और इनडायरेक्टली दोनों ही प्रकार की हो सकती हैं। एक अनुबंध के वैलिड एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वन है आपका गारंटी की विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर ऑफ गारंटी, यानी किसी व्यक्ति द्वारा ऋण को चुकाने के संबंध में हो सकती है, किसी तीसरे पक्ष का कारण या व्यवहार या चरित्र ईमानदारी के बारे में हो सकती है इसके अलावा गारंटी का अनुबंध किसी तीसरे पक्ष द्वारा उधार माल खरीदने के संबंध में भी हो सकती है, किसी व्यक्ति के आचरण के संबंध में हो सकती है, किसी ऋण को चुकाने के संबंध में हो सकती है, या किसी उधार माल को खरीदने के संबंध में हो सकती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। नेक्स्ट वीडियो में व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।